नमस्कार साथियों। आज विश्व के चारों तरफ सिर्फ अमेरिका 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 का ही दबदबा दिखता है। आज अमेरिका इतनी मजबूत स्थिति में क्यों है कि वो उनके पास इतनी शक्ति आ गई कि वो किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को यूं ही कैद कर सकते हैं। आज जब हम और आप ये जानते हैं कि आज अमेरिका ने रूस की तेल टैंकरों को भी कब्जा कर लिया, तो आप अभी से उनकी स्थितियों का आकलन कर सकते हैं। आज अमेरिका खुलेआम ये कह रहा है कि हम ग्रीनलैंड को भी लेकर रहेंगे, जबकि वही ग्रीनलैंड जिस पर रूस भी अपनी दावेदारी करता है और डेनमार्क भी अपनी दावेदारी करता है और उसके आसपास के नीदरलैंड्स भी दावेदारी करता है, लेकिन आज अमेरिका सरेआम कह रहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का है और अमेरिका ऐसे लेकर रहेगा। अमेरिका आज जिस भी परिप्रेक्ष्य में अपनी डिप्लोमेटिक स्थिति मजबूत करना चाह रहा है विश्व में, वो सिर्फ अपनी पावर और दबदबा कायम करना चाहता है। वो चाहता है कि हम विश्व के सारे संसाधनों पर एकाधिकार प्राप्त कर लें, चाहे वो ऑयल माइनिंग हो, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो या फिर क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट्स हो। वो सभी देशों को बायकॉट करके और अपनी एकाधिकार स्थापित करना चाहता है। आज विश्व के सारे देश चाह करके भी अमेरिका का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। जब से ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया गया, तब से आज सभी देश ये हतप्रभ रह गए कि ये कैसे हो गया। लेकिन सच्चाई बात ये भी है कि अमेरिका आज जो भी एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करता हो वर्ल्ड अफेयर्स में, लेकिन ये कभी भी अच्छी संदेश नहीं जाएगा एक डेमोक्रेटिक देश के लिए कि कोई उनके राष्ट्राध्यक्ष को अगवा कर सकता है। आज जबकि रसिया भी न्यूक्लियर स्टेट है और रसिया भी पावरफुल देश है, आज जब अटलांटिक सी में कोई भी क्लैशेस होंगे, अगर रूस और अमेरिका के बीच होते हैं, तो इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट कहीं न कहीं पूरे विश्व में फैलेगा और विश्व कहीं न कहीं फिर दो गुटों में बढ़ जाएंगे, जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और अब कहीं थर्ड वर्ल्ड वार न घटित हो जाए। क्योंकि अमेरिकी सरकार अपनी शासन शक्ति को स्थापित करना चाहती है और बाद के चीन और रसिया जो हैं वो भी कहीं न कहीं ये मल्टी ऑर्डर वर्ल्ड में कहीं न कहीं अपने स्थान तो रखते हैं, वो कहीं न कहीं अपनी शक्ति तो रखते हैं। आज अमेरिका अपना दबदबा डॉलर के रूप में रखना चाहता है। आज अमेरिका अपना दबदबा हथियार के रूप में रखना चाहता है। वो चाहता है कि विश्व के जितने भी देश हैं उनको हम उनमें इंटरवीन करें और अपनी सरकार स्थापित करें अपने मन का और अपने हिसाब का। आज मान लीजिए कि आज वेनेजुएला में जो नई सरकार स्थापित हुई, आज वो सरकार यदि अमेरिकी सरकार के हिसाब से काम नहीं करेगी तो कल उन्हें भी कैद कर लिया जाएगा और उन्हें भी हटा दिया जाएगा। और लेकिन ये बात डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कहीं से भी मुनासिब नहीं है। आज हमें और हम सबको सोचना चाहिए कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यही कहती है कि किसी की भी सोवरेन राइट को हम हनन नहीं कर सकते हैं, उसे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जब किसी की सोवरेन राइट एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री हनन होती है, तो क्या ये विश्व के जितने भी यूएनएससी हैं, पीस फाउंडेशंस है या जितने भी वर्ल्ड फाउंडेशंस हैं जो हमेशा पीस का दावा करते हैं और मेडियोक्रेसी की दावा करते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो आगे आकर के अमेरिका को कहे कि आप जो ये कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का भी वायलेशन है। आज कोई भी देश ये जरूरत नहीं करता, लेकिन आज वही यदि रसिया करे, यदि ईरान करे या इजराइल करे या और भी कोई देश करे, तो अमेरिका और अमेरिका के सह पर जितने भी फाउंडेशन आज यूएनएसए हैं या जो भी हैं, वो सभी आकर के बोलेंगे कि नहीं, दैट इज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड दैट इज द वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। लेकिन हमें ये सोचना होगा कहीं ना कहीं कि आज विश्व इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर हम एक तरफ शांति की बात कर रहे हैं और फिर एक तरफ हम युद्ध की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इनडिस्क्रिमिनेशन है।
इनडिस्क्रिमिनेशन है उस देश के लिए जहाँ पर ये वायलेशन हो रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेशन है उस समाज और उस नागरिक के लिए जहाँ पर ये वायलेशन हो रहे हैं। हमें ये समझनी होगी। और साथ ही आज हम बहुत से इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल लॉ का हवाला देते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की घटना होती है तो कहाँ वो इंटरनेशनल लॉज और कन्वेंशन चले गए होते हैं, कोई उसकी सुध क्यों नहीं लेता। आज बड़े बड़े अदालत, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजे है, लेकिन जब इस प्रकार की घटना होती है तो कोई एक टिप्पणी भी नहीं करता है। वो करे भी क्यों? क्योंकि अमेरिका का दबदबा सरेआम, भले अमेरिका आज आईसीजे से निकल चुका है, लेकिन उनका दबदबा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से तो होता ही है। आज अमेरिका एक देश जो 30 करोड़ लोगों का ही पॉपुलेशन रखता है, लेकिन उनकी दबदबा आप देख लीजिए। वर्ल्ड के किसी भी मैप को वर्ल्ड के मैप को आप उठा लीजिए और मार्क कर लीजिए कि कहीं कहाँ उनका बेस नहीं है, कहाँ उनका एयर बेस नहीं है, कहाँ उनका मिलिट्री फील्ड नहीं है। आज आप मिडल ईस्ट को ही लें तो मिडल ईस्ट में लगभग 28 जगहों पर उनका अपना एयर बेस है। वो हर जगह से अपने दुश्मनों को टारगेट करके रखे हुए हैं। आज अमेरिका कहीं से भी डेट में नहीं है और कमजोर नहीं है। जैसा कि हम कहते रहे हैं कि अमेरिका की अपनी जीडीपी माइनस में चली जा रही है, लेकिन उनकी शक्ति और उनकी ताकत को देखिए। आज सभी देश उनके सामने नतमस्तक हो चुके हैं। वो वेनेजुएला जो विश्व की 18% ऑयल रिजर्व रखता है, लेकिन वो जब उसे भी नहीं छोड़ता, उन्हें भी बख्शता नहीं। आप एक आकलन कर लीजिए, जिस देश में विश्व की 18% ऑयल हो तो उनकी जीडीपी उस ऑयल को, उस क्रूड ऑयल को ही बेच करके 2100 ट्रिलियन की होगी, लेकिन अमेरिका उसे भी कब्जा कर लेता है। क्यों? तो अमेरिका चाहता है कि हम सभी देश को एक उपनिवेशवाद और वही कॉलोनी के ढांचे में रखें। आज अमेरिका देखिए कहाँ पर इंटरवीन नहीं करता है। आज दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं अमेरिका के द्वारा इंटरवीन किए जाते हैं। एशिया के जितने भी देश हैं उसमें भी अमेरिका का इंटरवीन होता है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो मिडल ईस्ट के देश हों, ईरान हो, इराक हो, कुवैत हो, लीबिया हो, या फिर अफ्रीका के देश हों। अमेरिका हर जगह इंटरवीन कर रहा है, क्योंकि अभी की जो सरकार है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शासित सरकार, वो हमेशा अपने मुनाफे की बात करता है। वो कभी ये नहीं बात करता कि दूसरे भी देश के अपने राइट्स हैं, अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें भी जीने दिया जाए। लेकिन वो चाहता है कि एक ही प्रिंसिपल्स पे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन ये कहाँ तक जायज़ होगा, हमें ये समझनी होगी। आज चाइना भी सुपर पावर होने का दावा करता है, लेकिन जब असली शक्ति की बात आती है तो चाइना पिछड़ जाता है, अमेरिका ही आगे रहता है। आज आप देख लीजिए, ट्रंप द्वारा ये कहा गया कि भारत के मोदी सरकार मुझे खुश करने के लिए अपनी ऑयल इंपोर्ट कम किए जा रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को जब आप इस तरीके से टारगेट करते हैं तो उस देश की अपनी गरिमा क्या रह जाएगी और उस देश के राष्ट्राध्यक्ष की गरिमा क्या रह जाएगी। भारत अभी तक इस बात पर एक भी टिप्पणी नहीं किया, लेकिन ये हमें समझनी होगी कि अब वो समय नहीं है जहां पर हम अमेरिका के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों पर निर्भर रहें। आज भारत को भी चाहिए कि वो अपनी शक्ति का विस्तार करे। भारत को भी चाहिए कि अपने उद्योग और नवाचार और टेक्नोलॉजी का विस्तार करे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि हम हमेशा अमेरिका के ऊपर आश्रित रहे तो अमेरिका न तो हमें कहीं फ़ायदा देने वाला है और न ही हमें कहीं का छोड़ने वाला है। यदि हम पूरे के पूरे वेस्टर्न और अमेरिकन फिलोसफी पर निर्भर हो जाए तो एक समय ऐसा आएगा जैसा कि हम जापान का देख रहे हैं। जापान को ये वायदा किया गया था कि हम आपको अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला में रखते हैं और आप अपना न्यूक्लियर बम नहीं बनाएं, लेकिन आज जापान की जो स्थिति है, वो जापान की सरकार भी ये सोच रही है कि आज कहीं विषम संकट और विषम परिस्थिति यदि खड़ी हो गई तो वो अमेरिका भी हमें साथ नहीं देने वाला है। तो हमें समझना होगा अपनी फिलोसफी और अपनी रणनीति को हर एंगल से और हर जगह से। आज मान लीजिए अमेरिका यदि भारत पर 500% की टैरिफ लगा दे तो भारत की स्थिति क्या होगी, भारत कहाँ जाएगा। तो भारत की अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट
एक्सपोर्ट तो गिरेगी ही गिरेगी, इंपोर्ट गिरे या नहीं गिरे इससे मतलब नहीं। लेकिन भारत की अपनी एक्सपोर्ट जो हर वर्ष पहले की तुलना में घटती जा रही है और उनका लेखा जोखा भी हमें मिल रहा है। लेकिन हमारी सरकार को चाहिए कि पहले एक सख्त और मजबूत पॉलिसी बनाए और ये भी सुनिश्चित करें कि हम किसी भी देश से जो हमसे ये हमेशा दावा करता है कि ये भारत हमसे ज़्यादा हमसे हमारे यहाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और भारत को हम इंपोर्ट कम करते हैं, तो भारत को अपनी पॉलिसी में सुधार करनी चाहिए। भारत को भी अपने मल्टीफील्ड रीजन को ढूंढना चाहिए, अपने व्यापारिक स्तर को ढूंढना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि यदि भारत एक ही बेस पर निर्भर रहता रहा और हमेशा संकट के समय में ही वो बाजार तलाशेगा, बाजार ढूंढेगा, तो फिर आने वाला समय तो भारत के लिए कभी अच्छी नहीं होगी। क्योंकि बड़े बड़े रिपोर्ट सिर्फ छपते रहे हैं कि आज भारत वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन भारत के पास ये भी सच्चाई तो है कि भारत के पास उतनी बेरोजगारी भी है, भारत के पास आज वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट भी है। सरकारें बहुत आती हैं, बहुत बिगड़ती हैं, बहुत दावे होते हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई काम नहीं हो पाता। यही एक समस्या है और यही एक बेरोजगारी का मूल जड़ है। यदि भारत डिग्री बेस्ड अप्रोच से लेकर के छोड़ करके ओपन इनोवेटिव अप्रोच पर खड़ी हो जाए तो भारत आज विश्व में वो मुकाम हासिल कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज भारत ये कहता है कि हम 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, लेकिन यदि भारत अपने स्किल सेट्स को सुधारना शुरू करे, यदि हम मिड स्किल से क्लास 1 क्लास 2 के स्किल में डेल्व करना शुरू कर दें, तो भारत भी अपनी तरक्की और अपने आयाम को बहुत ऊंची जगह ले जा सकता है। क्योंकि भारत के पास वो क्षमता है, भारत के पास वो लोग हैं, वो स्किल सेट है, भारत के पास लेबर मार्केट काफ़ी ज़्यादा है। आज क्यों विदेश की जितनी भी कंपनियां, चाहे एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, क्यों भारत आना चाहती है? वो जानती है कि भारत के पास जो है कि सबसे सस्ती और सस्ती लेबर इक्विपमेंट है और चीन के पास भी सबसे सस्ती लेबर इक्विपमेंट है। इसलिए वो अमेरिका छोड़ करके या विदेश को छोड़ करके भारत में आना चाहती है। क्योंकि अमेरिका में अब भी वही लेबर चार्जेज है और अमेरिका की किसी भी शहर में आप चले जाओ, वहाँ के एक स्टैंडर्ड लेबर चार्जेज होते हैं और आपको उसी अनुसार पे करने होते हैं। तो आज विश्व की जितनी भी कंपनियां हैं वो हमेशा भारत की ओर आ रही हैं। क्यों? भारत वो ये जानती है कि भारत और चाइना में एक सस्ती लेबर कॉस्ट मिलेंगी और सस्ते दाम पर हम उत्पादन कर पाएंगे और उसी के हिसाब से हम इनपुट और आउटपुट कॉस्ट को मिला करके हम बेच पाएंगे। तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि हमें अपनी तरक्की तभी मिलेगी जब तक हम एक बेस नहीं बनेंगे, इंडस्ट्रियल बेस नहीं बनेंगे और प्रोडक्शन हब नहीं बनेंगे। प्रोडक्शन हब भी बनना बहुत ही आवश्यक है अभी के समय में। क्योंकि यदि आप हर क्षेत्र में, चूँकि आज भारत की सरकार ये मेहनत कर रही है कि वो सिलिकॉन इंडस्ट्री और चिप बना रही है, तो यदि आज भारत इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ती है तो भारत का भविष्य आने वाले भविष्य में काफ़ी उज्जवल होगा और काफ़ी भारत आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। नमस्कार, जय हिंद।